आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी घुन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दोपहर का समय था। गांव के मुखिया बरजोर सिंह भोजन करके अपनी चौपाल में बैठे कुछ आदमियों से बातें कर रहे थे। इसी समय एक व्यक्ति सम्मुख आकर खड़ा हो गया। बरजोर सिंह ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या है कामता, कैसे आए? कामता बोला, काका, आप ही के पास आए थे। अब तो गांव में बड़ा अंधेर होने लगा। मुखिया ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा अंधेर? काका, चल के देखो तो पता लगे। क्या बात है, कुछ बताओ तो। लल्लू सिंह ने हमारे खेत की तरफ अपनी मेढ़ बढ़ा ली है। हमारी कोई बित्ता भर जमीन अपने खेत में मिला ली है। अच्छा, फिर क्या? उनसे कहा तो लड़ने को तैयार हो गए। वैसे चाहे हम भी न बोलते, पर मेड़ पर एक शीशम का पेड़ है, बड़ा अच्छा पेड़ है। वो उन्होंने अपनी हद में कर लिया, वैसे हमारी हद में था। मुखिया के पास एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। वो बोल उठा, लल्लू सिंह अब बहुत बढ़ चले हैं। उनके मारे कोई गांव में न रहने पाएगा। उस दिन हमारे जानवर काजी हौस में हाँकने जा रहे थे। वो तो कहो हम वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो 4-6 रुपए की ठुक जाती। तुम्हारे जानवर काजी हौस में क्यों हाँके दे रहे थे? काका, तुम जानते ही हो, जानवर खेतों में घुस ही जाते हैं। ऐसा गांव में कौन है जिसके जानवर कभी खेतों में न घुसे हो? 3-4 दिन की बात है। मुनुआ अहीर की भैंस हमारे खेत में घुस गई। रात भर मजे में चरती रही। सवेरे हमने देखा तो अटल बनी खड़ी थी। कलेजा धक से हुआ, पर क्या करते, ऐसा हो ही जाता है। सो कहीं हमारी 2 गायें उनके खेतों में घुस गईं। बस उन्होंने हुक्म दे दिया कि कांजी हौस में हाँका। उनका आदमी लेकर चला ही था कि हम पहुंच गए। हमने उनसे कहा, लल्लू दादा, आपको ऐसा न करना चाहिए। बस काका, मैंने इतनी सी बात कही कि वो तो आपे से बाहर हो गए। हमने उनके मुंह लगना ठीक नहीं समझा, चुपचाप अपनी गाय लेकर चले आए। सो काका, आजकल उनके दिमाग आसमान पर है। एक अन्य व्यक्ति बोला, दिमाग आसमान पर हुआ ही चाहे, जमींदार से मेल है। पटवारी तो मानो उनका दामाद ही है। उनके मुकाबले इस वक्त गांव में है कौन? कामता ने आवेशपूर्वक कहा, सो इस धोखे में न रहें। टका धरेंगे, पैसा उठावेंगे, दिल लगी नहीं है। ये अंग्रेज राज है। एक दरख्वास्त में पिड़ी बोल जाएगी, पटवारी और जमींदार कोई काम ना आएंगे। अरे, जब बोल जाएगी तब देखा जाएगा, अभी तो तप रहे हैं। और पिड़ी क्या बोल जाएगी? वो क्या यों ही है? उनके पास आजकल पैसा है, मामूली आदमी नहीं है। एक तीसरे व्यक्ति ने कहा। कामता बोला, अच्छी बात है, पैसा है तो चेताए देते हैं, फिर हमें दोष न देना। हमारी लल्लू सिंह की मुकदमेबाजी होगी, ये बताए देते हैं। हम इन्हें हाई कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे, चाहे लोटा थाली बिक जाए। मुखिया ने कहा, अरे नहीं, मुकदमेबाजी क्यों होगी? हम लल्लू को समझा देंगे। कौन? वो सगे बाप की मानने वाले नहीं है, इसकी हमें पक्की खबर मिल चुकी है। मुखिया ने उत्तेजित होकर कहा, ना मानेंगे तो सिर पर हाथ धरकर रोवेंगे भी। फिर एक व्यक्ति की ओर देखकर कहा, चतरा, जरा जाके देख तो लल्लू सिंह कहाँ है। मिले तो बुला लाना, कहना जरूरी काम है। चतरा उधर गया। इधर कामता सिंह ने कहा, तो हम चलते हैं काका। क्यों? लल्लू को बुलाया गया है, उसे आ जाने दो। हमारे सामने ठीक ना होगा, वो लाल पीले होंगे। हमसे रहा ना जाएगा, मुफ्त में लड़ाई हो जाएगी। हम उनसे दबेंगे नहीं। अन्य लोगों ने कामता की इस बात का समर्थन किया और मुखिया से बोले, इनका टल जाना ही ठीक है। आप उनसे अलग कहिए, तभी ठीक होगा। मुखिया ने कहा, अच्छा तो तुम जाओ। कामता चला गया। कामता के जाने के थोड़ी देर बाद लल्लू सिंह अकड़ते हुए आए।
उन्हें आते देख एक व्यक्ति मुखिया से बोला, जरा चाल तो देखो काका, धरती पर पैर नहीं धरते हैं। लल्लू सिंह आकर मुखिया के सम्मुख चारपाई पर बैठ गए और बोले, क्यों काका, क्या हुक्म है? मुखिया ने कहा, हमने सुना है तुमने कामता सिंह के खेतों की ओर अपनी मेड़ बढ़ा ली है। लल्लू सिंह भौं चढ़ाकर बड़ी लापरवाही से बोले, काका कामता तो है बौड़म, उसको कुछ अकल सहूर तो है नहीं। लोगों ने जैसा समझा दिया वैसा कहने लगा। हमें मेड़ बढ़ाने से क्या प्रयोजन? आपके चरणों की दया से इस वक्त हमारे पास कोई 50 बीघा के करीब जमीन है। उसकी बित्ता भर जमीन से हमारा भला नहीं हो सकता। उन्हें जरूरत हो तो 2-4 बीघा हम उन्हें दे सकते हैं। ये तो भलमनसाहत की बातचीत है। और जैसी नंगाई पर वो उतारू है वैसे ही हम भी करें तो हम कहते हैं कि हाँ, दाब तो ली है, उन्हें जो करना हो सो करें। क्यों ननकू भाई, इसमें कोई बात गैर तो नहीं है? ननकू भाई बोले, नहीं भैया, इसमें क्या गैर है, मामलेदारी की बात है। ये ननकू भाई वही थे जो अभी लल्लू सिंह के आने के पूर्व लल्लू सिंह की शिकायत बड़े जोरों से कर रहे थे। मुखिया ने पूछा, तुमने उनकी कुछ जमीन दाब ली है या नहीं, ये बताओ। जब वो कहते फिरते हैं कि दाब ली है तो दाब ली है, हम कहें नहीं दाबी है तो हमारी कोई मानेगा? ठीक बात होगी तो मानी ही जाएगी। ठीक बात तो काका ये है कि हमारी जमीन खुद कामता सिंह ने दाब ली थी। हमें ये बात मालूम नहीं थी। पटवारी ने हमें बताया कि तुम्हारी जमीन कुछ कामता सिंह ने दाब ली है, सो वही इस साल हमने निकाल ली। बस इतनी बात है। पटवारी झूठ नहीं बोल सकता। क्यों ननकू भाई? ननकू भाई इस समय चक्कर में पड़ गए। उनके हृदय में इतना साहस नहीं था कि लल्लू सिंह के मुख पर उनकी किसी बात का विरोध करें। उन्होंने कहा, यही बात है लल्लू भाई। मुखिया, ये अच्छी रही। वो कहता है लल्लू ने दाब ली है, ये कहते हैं उसने दाब ली है। अब इसका निर्णय कैसे हो कि किसकी बात ठीक है? लल्लू सिंह बोला, हमें तो निर्णय कराने की जरूरत नहीं। हमने तो जो कुछ किया है बहुत सोच समझ कर किया है। अब जिसे निर्णय कराना हो वो जैसे चाहे वैसे करावे। अरे भैया, अदालत जाने से तो ये अच्छा है कि आपस में यही फैसला कर लो। तो अदालत जाता कौन है? हमें अदालत जाने की जरूरत? पर कामता तो जाएगा। कामता जाएगा तो जाए, देख लेंगे, कोई कमजोर नहीं। मुखिया ने कहा, हमारा समझाने का काम था सो समझा दिया। अब आगे तुम जानो और वो जाने। लल्लू सिंह, अरे काका, तुम इस झगड़े में न पड़ो। अपने आराम से बैठे राम भजन करो। हमारी उनकी बात है, दोनों निपट लेंगे। उन्हें अदालत का शौक लगा है सो उनका शौक पूरा हो जाने दो। यहां क्या है, 1500 ना सही, पर वो किसी काम के न रहेंगे। मुखिया, अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी कहकर चुप हो रहे। गांव का पटवारी छप्पर के नीचे अपने कागजात फैलाए बैठा था। इसी समय कामता सिंह उसके पास पहुंचा। पटवारी ने उसे देखते ही मुस्कुराकर पूछा, कहो ठाकुर, क्या हाल चाल है? कामता सिंह बोला, हालचाल क्या बतावे दीवान जी, लल्लू सिंह के मारे गांव में नहीं रहने पाएंगे। पटवारी बहुत हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? कामता सिंह खूब हंसी हंसकर बोला, अब इतने बनो नहीं, सब जानबूझकर पूछते हो कि क्या हुआ। खैर, हम तो जानते ही हैं, तुम भी कुछ कहोगे? कहें क्या? लल्लू सिंह ने हमारा खेत दाब लिया है और जब उनसे कहा तो फौजदारी करने पर आमादा हो गए। तो फिर क्या इरादे हैं? इसीलिए तो तुम्हारी सराहना आए हैं। जैसी सलाह बताओ वैसा करें। पहले सलाह बताने की फीस तो सामने धरो। शहर में वकील लोग सलाह बताने के सैकड़ों हजारों रुपए लेते हैं। फीस भी मिलेगी, पहले बताओ तो। ये हमारे गुरु ने नहीं पढ़ाया है। गंवार बड़ा गौयार होता है, काम निकल जाने पर बात नहीं करता। अरे दीवान जी, ऐसा गजब ना करो, हम उन गंवारों में नहीं हैं। और फिर आपसे चालाकी करके रहेंगे कहाँ? सो तो सब ठीक है, पर हमारा खर्चा कैसे चले? कामता सिंह ने टेंट से 1 रुपया निकालकर पटवारी के सामने रख दिया। पटवारी ने रुपए को देखकर मुंह बनाया और बोला, ठाकुर, ये रुपया उठा लो, लड़कों बच्चों के काम आएगा। क्यों दीवान जी, ऐसी खफगी? शहर में वकीलों को सैकड़ों पूजाओगे, मगर हमें, जो रात दिन तुम्हारा काम करते हैं, देते छाती फटती है। कामता सिंह ने मिलान मुख होकर 1 रुपया और निकाला और पहले रुपए पर रखकर बोला, बस अब तो प्रसन्न हो। पटवारी ने खैर तुम्हारी मर्जी कहकर रुपए उठा लिए और सामने रखे हुए हुक्के की निगाली पकड़कर 3-4 कश लेकर कहा, इसमें तुम्हें अदालत करनी पड़ेगी, बिना अदालत लड़े काम नहीं बनेगा। सो तो हम पहले ही से जानते हैं।
पर कोई ऐसी तरकीब बताओ कि बिना अदालत गए काम हो जाए। सो भी हो सकता था, पर लल्लू सिंह माने तब ना। सो वो मानने वाला नहीं है। अदालत में तो बड़ा खर्च पड़ेगा। सो तो पड़ता ही है, खर्च करने का मौका भी है। चुप बैठ रहोगे तो आज को बित्ता भर दवाई है, कल वो बिस्वे दो बिस्वे दवा लेंगे। यही तो हम भी सोचते हैं। तो बस हमारी सलाह तो ये है कि दावा कर दो। अच्छा ये बताओ कि हम जीत जाएंगे। जीतोगे क्यों नहीं, जब तुम्हारी जमीन दबा ली है तब जीतने में क्या है। पर उस दिन तो लल्लू सिंह मुखिया काका से कहते थे कि वो उन्हीं की जमीन थी। तुमने कभी दबा ली थी ये बताओ। हमने तो अपनी जान में कभी दबाई नहीं। तो बस फिर लल्लू सिंह को कहने दो, उसके कहने से क्या होता है। कामता सिंह कुछ सोचकर बोला, तो दावा ही करना पड़ेगा। और क्या, फौजदारी करने का बूता हो तो फौजदारी करो। बूता तो सब कुछ है, पर यही सोचते हैं कि सजा वजा खा गए तो बाल बच्चे भूखों मरेंगे। सो तो बनी बनाई बात है। तो फिर अच्छी बात है, कहकर कामता सिंह चलने को उद्यत हुआ। पटवारी ने कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी से हमारा नाम मत लेना कि उन्होंने दावा दायर करने को कहा है। हम सरकारी मुलाजिम ठहरे, हमको ऐसी सलाह वलाह देने का हुक्म नहीं है। ये तो तुम्हारे मेल के कारण हमने इतना बता दिया। कामता सिंह बोला, सो तुम बेखटके रहो, हमसे ऐसी गलती नहीं होने पाएगी। इतना कहकर कामता सिंह चला गया। उधर पटवारी ने मुस्कुराकर हुक्के की निगाली मुंह से लगाई। कामता सिंह के जाने के 10 मिनट बाद लल्लू सिंह आया। लल्लू सिंह को देखकर पटवारी मुस्कुराकर बोला, आओ ठाकुर। लल्लू सिंह बैठते हुए बोला, क्या अभी आपके पास कामता आया था। हाँ आया था। क्या कहता था। यही पूछ रहा था कि इस मामले में क्या करे। सो हमने कह दिया, भाई जो तुम्हारी समझ में आवे सो करो। हमारे हिसाब से तो वो लल्लू सिंह की जमीन है, आगे अदालत जो करे सो ठीक है। तब फिर क्या बोला। बोला क्या, यही कहने लगा कि तब तो अदालत ही करनी पड़ेगी। अदालत तो वो लड़ेगा, ये हम जाने बैठे हैं। पर ये तो बताओ कि हमारा मामला कमजोर तो नहीं रहेगा। तुम तो हो पागल, कमजोर कैसे रहेगा। तुम्हारी जमीन है, तुमने ले ली। तब फिर कोई चिंता नहीं, एक नहीं 1000 बार अदालत करे। पर एक बात हम बता देते हैं कि हमारा नाम मत लेना। हमने जो बात तुम्हें बताई है उसे बताने का हमें सरकार की तरफ से हुक्म नहीं है। हमने खाली तुम्हारे मेल मुरव्वत के कारण बता दी। अगर तुमने किसी से कह दिया और हाकिम परगना को खबर लग गई तो हम पर तो दाब पड़ेगी ही, तुम भी फंस जाओगे। नहीं दीवान जी, ऐसा क्या मैं बच्चा हूं। ये तो मैं भी समझता हूं, पर हमारा काम कह देने का है सो हमने कह दिया। एक बात और बतावे, शायद जमींदार या मुखिया तुमसे कहें कि जरीब से नाप कर फैसला कर लो, तो तुम मत मानना, इसमें तुम्हें नुकसान रहेगा। सो कैसे। बात यह है कि बंदोबस्त के समय तुम्हारे खेत का रकबा अधिक था, बीच में न जाने कैसे कम का इंदराज हो गया। सो वो तो इस समय जो इंदराज कागजात में मौजूद है उसके हिसाब से नाप तौल करेंगे। उसमें तुम्हें वो जमीन वापस करनी पड़ेगी। और जो मामला अदालत में चला गया तो वहां पूरी जांच पड़ताल होकर फैसला होगा, उसमें तुम्हारी जीत रहेगी। लल्लू सिंह ने कृतज्ञता का भाव दिखाकर कहा, ये आपने अच्छा बता दिया, अब कुछ चिंता नहीं। कैसी कैसी बातें तुम्हें बताते हैं ये तो देखो। ये बातें सैकड़ों रुपए खर्च करने पर भी न मालूम होती। सो तो ये आपकी दया है, मेहरबानी है। खाली दया कह देने से काम नहीं चलता, सवेरे का समय है, बोहनी तो कराओ। लल्लू सिंह ने दांत निकालकर कहा, उस दिन तो 10 रुपए दे चुका हूं। अरे वो 10 रुपए तो खाली शीशम के पेड़ की निछावर है। इतना अच्छा और पुराना पेड़ है, साथ में इतनी जमीन मिली है, उन 10 रुपयों को भूल जाओ। आज जो ये नुक्ता बताया है इसका भी तो कुछ मिलना चाहिए। लल्लू सिंह ने 2 रुपए निकालकर सामने रखे। पटवारी राम मुंह बिगाड़ कर बोले, बस इन्हीं बातों से जी जलता है। हजारों रुपए खर्च कर देते तब भी ये बात न मालूम होती। 2 रुपए दिखाते हो, इसी से तो कहा है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अच्छा ये तो रखो, 2 रुपए और देंगे। दे देने का झगड़ा मैं नहीं पालता। इस समय तो और है नहीं, तो जाकर घर से ले आओ। अरे भाई दे देंगे, आज ही दे देंगे, इतना तो विश्वास करो। अच्छी बात है, पर 2 नहीं 3 और देना, कम नहीं लेंगे। अच्छा 3 ही ले लेना, बस अब तो खुश हो। जमींदार साहब अपने विशाल भवन के आंगन में बैठे थे। उनके समीप 3-4 गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हुए थे।
इसी समय पटवारी राम आए और जमींदार साहब को प्रणाम करके एक खाली मोड़े पर बैठ गए। जमींदार ने मुस्कुराकर पूछा, कहो दीवान जी, क्या समाचार हैं? समाचार सब अच्छे हैं, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या इसी समय? हाँ। अच्छा, तो इधर आ जाओ, कहकर जमींदार साहब उठे और एक कमरे की ओर चले। पटवारी भी उनके पीछे पीछे चला। कमरे में पहुंचकर जमींदार ने पूछा, कहो क्या बात है? पटवारी बोला, ये तो आपने सुना ही होगा कि लल्लू सिंह ने कामता सिंह की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली है। उसी झगड़े का फैसला कराने के लिए लोग आपके पास इस समय आ रहे हैं। सो आप कह देना कि हम कुछ नहीं जानते, अदालत में जाओ। तो फैसला क्यों नहीं कर देते? कौन बड़ा मामला है? जरीब लेकर दोनों का रकबा नाप लो और जिसकी जमीन निकले उसे दिला दो। उनके सैकड़ों रुपए क्यों बर्बाद कराते हो? वे दोनों इसी काबिल हैं। लल्लू के पास रुपया बहुत बड़ा है, वो अपने आगे किसी को समझता नहीं। दो एक बार उसने आपकी शान में भी कुछ बेजा बातें कही हैं। इसलिए कटने मरने दो और चुपचाप तमाशा देखो। कामता सिंह भी थोड़ा नहीं है, एक ही विष की गांठ है। इनको सीधा करने की यही तरकीब है कि जो कुछ थोड़ा बहुत है वो अदालत में ठंडा करा दो, बस सीधा हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। हमारे कुछ गाय भैंसें थोड़ी ही लगती हैं, थोड़ी सी आपकी मदद की जरूरत है। अगर ये बात है तो हम न बोलेंगे, हम तो तुम्हारे भले के साथ ही हैं। भगवान आपके बाल बच्चे सुखी रखे। हमारा तो काम ऐसे ही चलता है, सीधी तरह कौन देता है। वैसे आप ये तो कहिए ही कि फैसला कर लो, क्योंकि आप ऐसा ना कहेंगे तो जरा देखने में बुरा लगेगा, आपकी बदनामी होगी। से ऐसा हम नहीं चाहते कि आपकी बदनामी हो। दो एक बार कहिएगा, अधिक दबाव न डालिएगा, बस इतना हम चाहते हैं। अच्छी बात है। दोनों बाहर आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सबसे पहले गांव के मुखिया आए। जमींदार ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया और पूछा, कहो ठाकुर, इस समय कैसे कष्ट किया? मुखिया बोले, आप ही के पास आए हैं सरकार, एक फैसला कर दीजिए। कामता और लल्लू का एक झगड़ा है, सो दोनों अदालत जाने पर तैयार हैं। आप बीच में पड़कर फैसला कर दें तो दोनों के सैकड़ों रुपए बच जाएंगे। आप जो कह देंगे उसे वे मान लेंगे, दूसरे की तो सुनते नहीं। मैं दोनों को बुला आया हूं, खुद समझाकर हार गया, मेरी तो मानते नहीं। रुपया बढ़ा है सो उछल रहे हैं। एक दूसरे सज्जन बोले, ना कहीं रुपया बढ़ा है ना कुछ, 200-400 पेट काट काट कर जमा किए होंगे, सो अदालत की एक ठोकर में बिला जाएंगे। परंतु वे 200-400 में ही आसमान पर चढ़ने लगे। पटवारी राम इस प्रकार चुपचाप बैठे थे, मानो उन्हें इस झगड़े से कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ी देर में कामता और लल्लू सिंह भी आ गए और जमींदार तथा मुखिया को अभिवादन करके बैठ गए। जमींदार ने पूछा, तुम दोनों का क्या झगड़ा है? लल्लू सिंह ने संक्षेप में बता दिया। जमींदार ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका फैसला तो जरीब से हो सकता है। जरीब से नाप कर देख लो, जिसकी निकले वो ले लो। लल्लू सिंह ने कहा, अन्नदाता, इसका फैसला जरीब से नहीं हो सकता, इसका फैसला तो अदालत ही से होगा। पटवारी, हमारे पास जरीब नक्शा खसरा सब मौजूद है, यहां भी फैसला हो सकता है। खसरे में खेतों का जो रकबा दिया हो उसके हिसाब से दोनों नाप कर तय कर लो। लल्लू सिंह बोला, सरकार, उसमें ऐसा पेंच है कि वो यहां किसी तरह तय नहीं हो सकता। वैसे आप हमारे मालिक हैं, जो हुक्म दें तो अपना घर लुटा दूं, आपका हुक्म कभी न टालूंगा, पर यह झगड़ा यहां तय न होगा। जमींदार साहब ने पटवारी राम की ओर देखकर पूछा, क्या ऐसी बात है दीवान जी? दीवान जी बोले, हाँ, मामला तो पेचदार है सरकार, यहां तय होना कठिन ही है। वैसे आप जो हुक्म लगा देंगे वो तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। जमींदार ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, यदि ऐसी बात है तो हम दखल नहीं देंगे, अपना अदालत से निपटारा कराओ। कामता सिंह खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, अच्छा तो दीनानाथ, मेरी एक अर्ज है, और वो ये है कि आप किसी की तरफदारी न करें, न मेरी न इनकी। हम और ये निबट लेंगे। जमींदार ने कहा, हमें तरफदारी करने से मतलब? हमारे लिए जैसे तुम वैसे वो। बस सरकार, यही मैं चाहता हूं, अब हम इन्हें देख लेंगे। लल्लू सिंह बोला, तुम बेचारे क्या देख लोगे, तुम्हारी हस्ती क्या है? कामता भी उत्तेजित होकर बोला, तो तुम क्या समझे हो, हलवा नहीं है जो निगल जाओगे, दांत खट्टे कर दूंगा। किसी धोखे में मत रहना। ऐसा अंधेर, दूसरे की जगह जमीन दाब लें और ऊपर से तेहा दिखावें। अदालत में घसीटूंगा तब जान पड़ेगा। पटवारी राम बड़ी गंभीरता से बोले, अच्छा, यहां सरकार के सामने गड़बड़ तो करो नहीं, लड़ना हो तो बाहर जाकर लड़ो।
इसके बाद कामता सिंह और लल्लू सिंह चले गए। जमींदार बोले, ये बिना अदालत किए नहीं मानेंगे। मुखिया बोले, ना माने तो मरे, अपने को क्या। हम तो चाहते थे कि क्यों दोनों का रुपया मिट्टी हो। एक अन्य सज्जन बोले, अदालत में जाकर दोनों शुद्ध हो जाएंगे। सो तो हो ही जाएंगे, इसमें संदेह क्या है। कामता सिंह तथा लल्लू सिंह में मुकदमेबाजी चली। पहली अदालत ने कामता सिंह के पक्ष में फैसला दिया। लल्लू सिंह हार गए। वकीलों ने अपील करने के लिए उभारा और उसे विश्वास दिलाया कि अपील से वो अवश्य जीतेंगे। इधर लल्लू सिंह भी देहाती नीति के अनुसार बात और मूछ के फेर में पड़ गए। मुकदमा हार गए। बड़ा गजब हो गया। अपील अवश्य होनी चाहिए और किसी न किसी प्रकार मुकदमा जीतना चाहिए, नहीं तो बात मिट्टी हो जाएगी, मूछ झुक जाएगी। लोगों के पूछने पर कि क्यों भाई लल्लू सिंह, क्या इरादे हैं, लल्लू सिंह अकड़कर उत्तर देते थे, इरादे क्या है, अपील होगी। एक हाकिम का फैसला भी कोई फैसला है। और सच पूछो तो मुकदमेबाजी अब आरंभ हुई है। प्रयागराज तक पहुंचाऊंगा, मजाक नहीं है। इसी बहाने त्रिवेणी स्नान हो जाएगा। इधर पटवारी राम ने भी, जो 20-25 तो पहले ही खा चुके थे और मुकदमे के मध्य में भी दोनों पक्ष से 10-20 वसूल कर चुके थे, कामता सिंह को मुकदमा जीतने पर बधाई दी और बोले, देखो हमने क्या कहा था, दावा दायर करके ही काम बना। कामता सिंह हाथ जोड़कर बोला, हाँ आपने कहा तो था, आपकी सलाह बहुत उत्तम रही। फिर अब मिठाई खिलवाओ। कामता सिंह ने 2 रुपए पुनः भेंट किए। इधर लल्लू सिंह से साक्षात होने पर पटवारी राम बोले, लल्लू अपील जरूर करना, कच्चे न पड़ जाना, अपील से तुम्हारा मामला अवश्य बहाल होगा। लल्लू सिंह बोले, अपील तो जरूर होगी, मगर दीवान जी आप तो कहते थे कि बंदोबस्त के कागजात में हमारी जमीन का रकबा शीशम के पेड़ से दिया हुआ है। दीवान जी बोले, सो तो दिया हुआ है, पर हाकिम ने तो बंदोबस्त के कागजात निकलवा कर देखे बिना फैसला दे दिया। उन्होंने 12 साल कानून कायम रखा। 12 साल कानून कैसा? अगर किसी जमीन पर किसी आदमी का कब्जा व मालिकाना 12 साल से अधिक रहा है तो वो उसका मालिक हो गया। ये अच्छा कानून है। हाँ और क्या, तुम अपील करो, अपील से तुम्हारा मामला बहाल होगा। अपील तो करनी ही पड़ेगी, अब तो बात अटक गई है। इस प्रकार पटवारी तथा कुछ अन्य लोगों ने लल्लू सिंह को बढ़ावा देकर अपील दायर करा दी। अशिक्षित देहाती लोग स्वयं तो कानून के पेंच को कम समझते हैं, अधिकतर वकीलों के भरोसे रहते हैं। वकील भी ईश्वर की दया से इतने आशावादी होते हैं कि मुर्दे को जिलाने का बीड़ा उठा लेते हैं। कैसा ही निर्जीव मामला क्यों न हो, वकील महोदय यही कहते रहेंगे कि इसमें शर्तिया जीत होगी। एक अदालत में हारे तो बोले, यह हाकिम बेवकूफ है, अपील करो शर्तिया जीतोगे। अपील में हारे तो हाईकोर्ट में जीतने का सब्ज बाग दिखाएगा। इस प्रकार मुवक्किल अपने भाग्य से चेत जाए और बैठ रहे तो दूसरी बात, अन्यथा वकील महोदय लड़ लड़ाकर सफाया कर देते हैं। लल्लू सिंह की भी यही दशा हुई। एक तो वो स्वयं बात के फेर में पड़ा हुआ था, इस पर गांव के आदमियों ने और वकीलों ने खरात पर चढ़ा दिया। परिणाम ये हुआ कि लल्लू सिंह हाईकोर्ट तक लड़ गया। अंत में जब हाईकोर्ट से भी हारा तब उसकी आंखें खुलीं। परंतु अब क्या होता है, घर में जो पूंजी थी वो सब निकल गई, ऊपर से कुछ ऋण हो गया। कामता सिंह भी ऋणी हो गया, क्योंकि अंग्रेजी अदालत में मुद्दई और मुद्दालेह दोनों की खाल खींची जाती है। कोई व्यक्ति चाहे आरंभ से जीतता चला आया हो, परंतु यदि विपक्षी अपील करता है तो मुद्दालेह को जवाबदेही करना ही पड़ती है। शाम का समय था। जमींदार साहब टहलने के लिए निकले थे। साथ में एक चौकीदार, पटवारी तथा गांव के 2 अन्य व्यक्ति थे। हठात सामने से एक व्यक्ति चरी का गट्ठर सिर पर रखे हुए निकला। ये व्यक्ति मैले तथा फटे कपड़े पहने हुए था। शरीर धूल धूसरित हो रहा था। जमींदार के सामने जब वो पहुंचा तो बोला, जोहार मालिक। जमींदार ने केवल सिर हिला दिया। जब वो थोड़ी दूर निकल गया तो जमींदार ने पूछा, ये कौन था भाई? पटवारी हंसकर बोला, इसे नहीं पहचाना, ये लल्लू सिंह था। जमींदार ने आश्चर्य से कहा, अच्छा ये लल्लू सिंह था, अब तो सूरत ही बदल गई। पटवारी ने कहा, और क्या, पहले भी इन्हें कभी चरी का बोझ लादे देखा था? बालों से तेल बहा करता था, हर समय चिकने चुपड़े रहते थे। अब देखिए हुलिया बिगड़ गया, पहचान ही नहीं पड़ते। कामता की क्या दशा है? जमींदार ने पूछा। वो भी दुर्दशा को प्राप्त हो गए, एक दूसरे व्यक्ति ने कहा। परंतु मुकदमा तो जीत गया, सो मिला क्या? एक शीशम का पेड़ मुश्किल से 20 रुपए का होगा, खर्च सैकड़ों होगा। जमींदार ने दीवान जी की ओर देखकर कहा, वाह रे दीवान जी, एक जरा सी लटके में दोनों को दुरुस्त कर दिया।
दीवान जी बड़े गर्व से बोले, अब 4-6 बरस के लिए छुट्टी है। अब पता नहीं लगेगा कि गांव में हैं या नहीं। पहले गांव भर को सिर पर उठाए हुए थे। इतना कहकर पटवारी ने कहकहा लगाया। जमींदार साहब भी खूब हंसे। जिस समय ये दोनों नरपिशाच अपने अट्टहास से संध्याकालीन नीरवता का वक्ष स्थल विदीर्ण कर रहे थे, उसी समय दिन के थके हुए दो प्राणी, जिनमें एक को लोग अब तक विजय बधाई दे रहे थे, अपने उस पिछले समय को, जबकि इतना कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता था, जबकि उनके बाल बच्चों को रोटी कपड़े का अभाव नहीं था, जबकि उन्हें किसी का ऋण चुकाने की चिंता नहीं थी, याद करके अपने अश्रु बिंदुओं से भारत माता का वक्ष स्थल विदीर्ण कर रहे थे। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी गुण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।